Good morning to everyone. Today we are in the fifth lecture in Certificate of Plant Molecular Biology, and today's speaker is Dr. Kumar Yadav, Assistant Professor, Department of Botany, KN Government PG College, Gyanpur, Bhadoi. Sir, I welcome you in this session and hope that your lecture will definitely enlighten the knowledge of our students. So, sir, on behalf of my department and our students, I welcome you. And now this platform is open. थैंक यू मैम। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। सभी को आवाज मेरी जा रही है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि दोबारा बार बार ना पूछ रहे रहे। यस हाँ सर। सर, सर आपकी और वॉइस भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी क्लियर है। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो हम लोग पढ़ेंगे कि वो प्रोकैरियोट में कैसा होता है और यूकैरियोट में कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे डीएनए में होती है वो डीएनए के बाद फिर ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए के रूप में, या आरएनए कह सकते हैं आप। उसके बाद प्रोटीन के फॉर्म। सिर तो रही नहीं सिर। बच्चों पीपीटी दिख रही है? नो सर। सर कोर्स आउटलाइन दिख रहा है बस। अच्छा, एक सेकंड। सेलेक्ट कर लेना। अब दिख रहा है सर। ठीक। यस सर, पता ठीक, नहीं। थैंक यू। तो जो इंफॉर्मेशन होती है हमारा डीएनए में वो ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए के फॉर्म में, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ना। पहली स्लाइड में देखा गया है, जो हम लोग देख रहे हैं इंफॉर्मेशन फ्लो। तो कल का जो टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन, ऊपर आप देख रहे होंगे कि डीएनए से डीएनए का बनना ना, चाहे आप उसे डीएनए सिंथेसिस बोल दीजिए या डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके बाद क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक, उसे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी पे हमको फोकस करना है कि आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग इसी पे फोकस है। और आगे के टॉपिक में जो होगा उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बन रही है। तो पहला जो पोर्शन था जिसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है उसे हम बोल देते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए का बनना उसे हम कह देंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जो इसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो इंफॉर्मेशन जो आपकी जा रही है वो एक दिशा में जा रही है ना, क्योंकि आप डीएनए से आरएनए तो बना सकते हैं, आरएनए से प्रोटीन, लेकिन आप प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता, मतलब उल्टा नहीं जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है। बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा में आप वही पुरानी चीजें हैं जो हमने इसके पहले डिस्कस किया कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ एमआरएनए में या आरएनए में, आरएनए से ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन में। और जो ये टर्म दिया था इसको फ्रांसिस क्रिक ने 1956 में। तो सिमिलरिटी, एक सेकंड मैम, थोड़ा सा देखना है थोड़ा सा। हाँ हाँ सर, रवि सर बोलिए। देखिए ना, इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है। एक सेकंड। हाँ, तो सिमिलरिटी बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन का आप पढ़ ही चुके हैं। तो दोनों में आप जब देखेंगे कि दोनों में जो टेम्पलेट है वो डीएनए है, और दोनों में न्यूक्लियोटाइडों के बीच फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, और दोनों का जो सिंथेसिस का डायरेक्शन है वो 5' to 3' है। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन दोनों के बीच सिमिलरिटी है। ये आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे। फिर ट्रांसक्रिप्शन पहले ही बता चुके हैं, बार बार आप सुनते आ रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच
particular segment of DNA copies into RNA by enzyme RNA polymerase। तो कल वाले में जो आपने एंजाइम पढ़ा था उसमें था डीएनए पॉलीमरेज, और आज आप जो पढ़ेंगे उसमें है आरएनए पॉलीमरेज, या इसे बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसमें दो तरह के स्टैंड होते हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, दूसरे को बोलेंगे नॉन कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। तो ये हम लोग फिगर के माध्यम से अगली स्लाइड में देख लेते हैं ना। तो ऊपर जो आपका डीएनए है जहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड की तरह ही जो आपका mRNA ट्रांसक्रिप्ट बनेगा या mRNA जो बनेगा वो उसके जैसा होगा। और जो आपका एंटी कोडिंग है या नेगेटिव स्टैंड जिसे बोलेंगे या टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, उससे आपका उस पर आपका mRNA बनेगा। तो दो तरह के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, या ऊपर वाले को बोलेंगे कोडिंग स्टैंड और नीचे वाले को बोलेंगे एंटी कोडिंग स्टैंड। तो बहुत ही बेसिक चीज है जहां पे स्टार्ट पॉइंट है, अप स्ट्रीम है एंड डाउन स्ट्रीम है। तो इसमें आप बगल एक फिगर है, स्टार्ट पॉइंट आपको यहां से दिखेगा, क्योंकि जो आप नंबरिंग करते हैं आपने देखा होगा, लिखा होगा -1 से लेकर -10 फिर -35। तो इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम, यानी आगे वाला पोर्शन जहां से स्टार्ट पॉइंट आपका शुरू होगा, जहां से आपका स्टार्ट पॉइंट आपका शुरू होगा उसके पहले वाले को हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, और जिस साइड आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है या आगे की तरफ जाता है उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो यहां पर था फर्स्ट बेस पेयर दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड स्टार्ट पॉइंट, जहां से होगा, और सीक्वेंस प्रायर टू स्टार्ट पॉइंट आर डिस्क्राइब्ड एज अपस्ट्रीम, और जहां से स्टार्ट होगा उसके बाद वाले को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। जैसा इस फिगर में एकदम बहुत क्लियर दिख रहा है आप लोग को। तो इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, आप जो पीछे देखेंगे नंबरिंग लिखा है +1 है, फिर आप स्ट्रीम की ओर जाएंगे तो माइनस से जाएगा, और डाउन स्ट्रीम की ओर जाएंगे तो प्लस पे जाएगा। बेस पोजीशन आर नंबर्ड इन बोथ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। द स्टार्ट पॉइंट इज नंबर्ड एज +1, यानी आपको +1 दिखेगा। +1 के पहले वाले यानी अप स्ट्रीम में आपको माइनस में रहेगा, और +1 के बाद वाले में आपको प्लस वाला रहेगा। लेकिन कहीं पे आपको 0 नंबर का बेस नहीं दिखेगा, मतलब 0 पॉइंट नहीं दिखेगा, कि आप ऐसा ना कहें कि 0 से शुरुआत हो रही है, इधर जा रहा है तो माइनस है, इधर जा रहा है तो प्लस है, यानी हम लोग स्टार्ट पॉइंट को +1 मानेंगे। ठीक। तो डीएनए इज ऑलवेज रीड 3 प्राइम टू 5 प्राइम सो दैट द न्यू आरएनए इज मेड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड है, नीचे वाला टेम्पलेट स्टैंड है। आरएनए सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए की जो सिंथेसिस होगी उस पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड स्पेशल रीजन इज कॉल्ड प्रमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज जो आपका बाइंड करेगा वह प्रमोटर रीजन पर बाइंड करेगा, और फिर वो मूव करेगा कहाँ? डाउन स्ट्रीम की तरफ। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट मूविंग along the template synthesizing RNA until it reaches a termination sequence where the transcription end। तो अंतिम तक जाएगा जहां पर आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाए। तो यहां पर आप अगली स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो आपका डीएनए है उस पर जीन होगा, उस पर एक साइट है प्रमोटर। प्रमोटर यानी प्रमोटर को आप हमेशा याद रखेंगे कि वहां से आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। द प्रमोटर रेगुलेट्स वेयर
व्हेन एंड टू व्हाट लेवल ए जीन इज एक्सप्रेस्ड। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, जहां से शुरुआत होगा स्टार्ट कोडान फिर स्टॉप कोडान, स्टार्ट होगा फिर स्टॉप होगा, वहां कोडॉन नहीं होगा, स्टार्ट पॉइंट होगा और एंड पॉइंट होगा या स्टॉप पॉइंट होगा। उतने के बीच को हम बोल देंगे ओपन रीडिंग फ्रेम। और आरएनए पॉलीमरेज आपका बाइंड करे कहां से? प्रमोटर रीजन से। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? जो आपका स्टार्ट पॉइंट होगा और टर्मिनेशन पॉइंट का जो सिग्नल, यानी दोनों के जो सिग्नल्स होंगे उनके बीच जो हमारा प्रोटीन बनेगा, सॉरी एमआरएनए बनेगा, उसके बीच को हम बोल देंगे, शुरू से लेकर अंत तक को बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे सिंपल होती है, आपको पता है, अंदर न्यूक्लियोइड होगा और एक साथ ही आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन भी होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप जैसा देख रहे हैं डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बन जाएगा। तो यहाँ कपल्ड होगा, यहाँ पर अलग अलग जगह नहीं होगा। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक के केस में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि न्यूक्लियस में हो रहा है, उसके बाद जाकर जो ट्रांसलेशन है वो आपका साइटोसॉल में होगा। प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज, तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज होगा आपको ध्यान रखना है कि एक ही तरह का होगा, और वह एक तरह का पॉलीमरेज आपको डिफरेंट टाइप या जितने भी टाइप के आरएनए की जरूरत होगी, बेसिकली हम लोग जानते हैं एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है, तो वो तीनों तरह का बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट में केवल एक तरह का पॉलीमरेज होगा, लेकिन उसके यूनिट्स होंगे। उन यूनिट्स का हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो मल्टी सब यूनिट एंजाइम मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसमें आप देखेंगे अल्फा है, बीटा है, ओमेगा है, डेल्टा है, सॉरी ओमेगा है। तो इसमें आपको दिखेगा कोर एंजाइम, जो आपने देखा जिसमें सब यूनिट्स थी उसके, और उसके साथ साथ एक रिकग्निशन फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पर दो फैक्टर का हम लोग जिक्र करेंगे। एक फैक्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे कि सिग्मा फैक्टर है, और अंतिम में क्या करेंगे? रो फैक्टर। रो मीन्स आप लोग याद रखिएगा कि रोक देता है, यानी कि रुक जाएगा वहां पर। और सिग्मा क्या करेगा? शुरुआत करेगा। तो ऐसा हम लोग मतलब याद करने के लिए रख सकते हैं कि ठीक है। तो कोर एंजाइम के साथ उसकी सब यूनिट्स हैं, उसके साथ सिग्मा फैक्टर जब मिलेगा तो उसे हम बोल देंगे क्या? होलो एंजाइम। तो ये आपका हो गया होलो एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज ऑफ ई कोलाई और प्रोकैरियोट कह लीजिए आप, तो उसमें अल्फा सब यूनिट जो होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो उसकी जरूरत नहीं लगता है कि अब डिस्कस करें हम, बस उसके काम देख लेते हैं क्या है। डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड। बीटा क्या है? कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, बीटा प्राइम या बीटा डैश जिसे बोलते हैं, बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट। और जो सिग्मा फैक्टर होगा, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर फॉर सिंथेसिस इनिशिएशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिग्मा क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा या पहचानेगा। यहाँ भी वही चीजें बनी हुई हैं कि दो अल्फा की होती है, एक बीटा होगा, एक बीटा डैश होगा, एक ओमेगा होगा, एक सिग्मा फैक्टर होगा। सिग्मा फैक्टर आर बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू द प्रमोटर रीजन। तो रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर रीजन को। रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन्स, ईच ट्रांसक्रिप्टेबल रीजन इज कॉल्ड ओपेरॉन। One operon includes several structural gene and upstream regulatory sequence or regulatory region। तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। प्रमोटर, तो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज एन operon। द प्रमोट The promoter is the DNA sequence where RNA polymerase bind to initiate transcription। तो प्रमोटर जो है वहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। उसका रोल क्या है?
सिग्नल्स आरएनए पॉलीमरेज टू बिगिन ट्रांसक्रिप्शन। वो सिग्नल देगा आरएनए पॉलीमरेज को कि आप यहां से शुरू करिए। और लोकेशन कहाँ आपको पता है, दिखाए थे आपको कि अपस्ट्रीम रीजन पे है, अपस्ट्रीम रीजन पे है। और फंक्शन क्या है, बाइंड्स आरएनए पॉलीमरेज अलाउइंग इट टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो ये आपका रेगुलेटरी सीक्वेंस है और ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो यहाँ प्रमोटर है, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आपका बाइंड करेगा। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, तो एक आप टर्म सुने होंगे प्रिब्नो बॉक्स, और एक टर्म सुने होंगे टीए बॉक्स। तो प्रोकैरियोट में प्रिब्नाउ बॉक्स होता है। तो यहां पर क्या होगा, कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं जो 60 स्ट्रेच ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड दैट आर कंजर्व्ड। ये कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, इसे बोलते हैं प्रिब्नाउ बॉक्स, जो आपका होगा -10 रीजन पे, -10 रीजन पे होगा। और ये आपके कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होंगे जिसे बोलते हैं कंसेंसस सीक्वेंसेस। ठीक है। तो आप यहां भी देख रहे होंगे, जहां +1 लिखा है यहां से आपका क्या है, स्टार्ट साइट है। तो ये आपका हो गया प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। तो -10 रीजन आप देखें, और -35 रीजन ऑफ TTGA-CA सीक्वेंस इज द रिकॉग्निशन साइट एंड द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और -10 region of TAAT is the region at which a stable complex of DNA and RNA polymerase is formed। तो पहला कहाँ हुआ, पहचाना, वहां पर बाइंड करेगा। लेकिन जो -10 वाला है वहां पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा दोनों के बीच। जो आप देख रहे होंगे इधर +1 है, इसके पहले -10 है, फिर -35 है, तो यहां से बाइंड करेगा। इसके बाद वाले पे क्या होगा, जो -10 रीजन है वहां पर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज के बीच। अब आपको ध्यान रखना है कि ये इस डायग्राम में हमने बहुत दूरी पे दिखाया है, जबकि एक्चुअल में जो है इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतना दूर नहीं रहता कि आप सोचे कैसे बाइंड करेगा। सबको आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक ठीक। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो जाहिर सी बात है सबको पता है, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। तो प्रोकैरियोट में जब आप देखते हैं इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। लेकिन जब यूकैरियोट में जाएंगे तो एक स्टेप और जुड़ेगा, और वो स्टेप कौन सा होगा उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे जब हम यूकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे। तो इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द प्रमोटर एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। फिर आपका आ गया इलोंगेशन फेज, द आरएनए स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। यहां पर क्या होगा, वो चेन जो आरएनए की बननी है वो बढ़ेगी, यानी कि जो डीएनए पे जो आरएनए बनना है उसकी चेन ग्रो करेगी। फिर टर्मिनेशन में क्या होगा, तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप सिंथेसिस एंड द नेसेंट आरएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। तो प्रोकैरियोटिक केस में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग तरीके का होगा, यूकैरियोट के केस में पढ़ेंगे तो अलग तरीके का होगा। तो वो हम लोग आगे देखते हैं। इनिशिएशन क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द TTGA-CA रीजन एंड स्लाइड्स टू द TATAAT, यानी प्रिब्नो बॉक्स की ओर जाएगा। देन ओपन्स द डीएनए डुप्लेक्स। अब बाइंड किया, पहले पहचाना, फिर बाइंड किया, फिर कॉम्प्लेक्स बना, फिर क्या होगा भाई, वो खुलना चाहिए तभी आगे प्रोसेस होगा, तो खुल गया डीएनए डुप्लेक्स। द अनबाउंड रीजन इज अबाउट लगभग 17 और +1 बेस पेयर, मतलब 17-18 के आसपास इतने बेस पेयर जो है अनबाउंड होंगे आपके। अब डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि डबल हेलिक्स था पहले, या डबल हेलिक्स डीएनए था, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, आगे खिसका होगा, फिर क्या हुआ, वहां पर डीएनए जहां मतलब लगभग 17 बेस पेयर के आसपास वो खुल गया है, और यहीं से आपका सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। इनिशिएशन इटसेल्फ कैन बी डिवाइड इनटू मल्टीपल स्टेप। तो इनिशिएशन जो क्योंकि लंबा प्रोसीजर होता है, तो हम लोग समझने के लिए थोड़ा इजी वे में ऐसे समझ लेते हैं कि भाई शुरुआत हो गई, इसके बाद चेन बढ़ी, फिर टर्मिनेशन हो गया, तो ये 3 स्टेप में खत्म हो गया। लेकिन इसके पीछे जो मैकेनिज्म है उसको समझने में तो काफी लंबा टाइम लगता है। तो
template recognition begins with the binding of the RNA polymerase to double stranded DNA at a DNA sequence is called promoter. पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा. द एंजाइम फर्स्ट फॉर्म ए क्लोज कॉम्प्लेक्स इन विच ए डीएनए रिमेन्स डबल स्टैंडर्ड. तो अब जब तक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है तब तक डबल स्टैंड था. उसके बाद हमने देखा कि 17 बेस पेयर का अनबाउंड हो रहा है. नेक्स्ट द एंजाइम लोकली अनबाइंड द सेक्शन ऑफ प्रमोटर डीएनए दैट इंक्लूड द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइज टू फॉर्म द ओपन कॉम्प्लेक्स. यहां पर क्या हुआ, ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया. इसमें आप देखेंगे कि आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ सिग्मा फैक्टर चलेगा, वहां पर बाइंड किया है. बाइंड करने के बाद आगे जो है प्रोसेस होगा तो बढ़ेगा. फिर नीचे में आप देखेंगे ऊपर क्लोज क्लोज है, लेकिन नीचे जैसे जाएंगे देखेंगे कि ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स. यहां पर क्या हुआ देखिए, ओपन हो गया. डीएनए का जो स्टैंड है वो ओपन हो गया, यानी कि अब यहां से प्रोसेस शुरू हो सकती है. द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज ऑलवेज प्यूरिन ट्राइफॉस्फेट. और यहां पर जीटीपी लगता है. और उसके बाद आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो ओएच ग्रुप चाहिए. ठीक है. द थ्री मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आर ए टर्नरी कॉम्प्लेक्स. तो आगे क्या होगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा. The sigma subunits falls off from the RNA polymerase once the first 3' to 5' phosphodiester bond is formed. अब क्या होगा कि जो सिग्मा फैक्टर था हमने बताया कि भाई शुरुआत कर दिया. शुरुआत करने के बाद क्या होता है, वो हट जाता है ना. शुरुआत करने के बाद फिर वो हट जाएगा, फिर आगे आपका आरएनए पॉलीमरेज जाएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. The core enzyme moves along the DNA template to enter the elongation phase. तो जब आप पढ़े थे कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर मिलकर क्या बनाया, होलो एंजाइम. अब क्या हुआ कि सिग्मा फैक्टर तो हट गया, तो आपके पास फिर क्या बचा, कोर एंजाइम. और वही कोर एंजाइम क्या होगा, आपका जो है एमआरएनए या आरएनए आप जो कहते हैं वो बनेगा. तो डायग्राम ए में आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू प्रमोटर, तो वही चीज है, इनिशिएशन हुआ, फिर आगे आपका सिग्मा elongation. The release of sigma subunit causes the conformational changes to the core enzyme. The core enzyme slides on the DNA template toward the 3' end. Free NTPs are added sequentially to the 3' OH of the nascent RNAs. अब NTPs जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए. तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बॉन्ड जो बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर न्यूक्लियोटाइड के बीच बन रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड ही तो ऐड होगा, इसलिए वो क्या होगा, आगे आपका जो एमआरएनए बनेगा या आरएनए बनेगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगी. तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे एनटीपीएस लिखा होता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. ट्रांसक्रिप्शन बबल, जिसे आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बुलबुला ना. तो अब देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सेगमेंट ऑफ लगभग आपका जो 40 न्यूक्लियोटाइड एंड द नेसेंट आरएनए फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल बबल. तो यहां पर देखिए 3 कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब 3 चीजें मिली हैं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए सेगमेंट लगभग 40 न्यूक्लियोटाइड के आसपास, और जो आपका नया नया अभी नया नया आरएनए बना है, वो जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल. यहां आप देख लेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर वाला नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, नीचे वाला टेम्पलेट है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है. तो यहां पर देखो, क्योंकि जब डीएनए से बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए के साथ आरएनए जुड़ा भी है ना उस समय. तो वहां पर क्या बन रहा है, डीएनए आरएनए डीएनए हाइब्रिड, लगभग 8 बेस पेयर का इधर. और इसके साथ साथ जब आरएनए पॉलीमरेज होगा तो उसे बोल देंगे टर्नरी कॉम्प्लेक्स ना. तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपके साथ आरएनए पॉलीमरेज भी है, एमआरएनए भी है और डीएनए भी है, तो इतने जगह को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल.
टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन होने के लिए तो पहले सिग्नल आएगा, तो सिग्नल आने के बाद भी जो हमारे पास दो मैनर हैं इस टर्मिनेशन को होने के लिए ना, दो मैनर में टर्मिनेशन होगा। द आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप मूविंग ऑन द डीएनए टेम्पलेट। तो जाहिर सी बात है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है प्रमोटर रीजन पे, आगे गया, फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, फिर उसको रुकना चाहिए आगे जाके, क्योंकि रुकना चाहिए, रुकेगा तभी टर्मिनेशन होगा। तो उसके लिए दो मैकेनिज्म है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। द टर्मिनेशन अकर इन इधर रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट और इंट्रिंसिक मैनर। तो ये दो तरह का होता है। रो में बताया था कि यहाँ पे रुक जाएगा, रो डिपेंडेंट हो सकता है या रो इंडिपेंडेंट, दो तरह के आपके टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या होगा? दिस मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर्ड रो प्रोटीन, हेंस द नेम रो इंडिपेंडेंट। तो पहला वाला हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो नाम से ही स्पष्ट है कि रो प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी, या रो जो है की जरूरत नहीं होगी। इट रिक्वायर टू एलिमेंट, ए जीसी रिच हेयर पिन फॉर्मेशन, कंप्लीमेंट्री सेक्शंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए स्ट्रैंड। तो आपका जो आरएनए बन रहा है वहां पर जीसी रिच रीजन होगा, वह हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसे? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। फिर आपका क्या होगा, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाहर हो जाएगा, फॉलोड इमीडिएटली बाय ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टी आर ए ऑन द, मतलब थायमिन या एडेनिन ऑन द टेम्पलेट। तो यहां पर आप देखेंगे द हेयर पिन स्ट्रक्चर क्या करता है, वो द हेयर पिन स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज द इंटरेक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद द डीएनए। और जहां जैसे ही क्या हुआ, इंटरेक्शन खत्म हुआ आरएनए पॉलीमरेज का, भाई तो क्यों बनाएगा, वो बनेगा ही नहीं आगे। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे जीसी रिच है, तो वहां पे क्या हुआ, ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, और यह स्ट्रक्चर बनेगा ही, वैसे आपको क्या होगा, वो डिस्टेबलाइज हो गया आरएनए पॉलीमरेज, और इसके बाद आपका क्या होगा, रुक जाएगा आप यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, पहला जो है यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज है और कंप्लीमेंट्री डीएनए है। फिगर ए में आप देखेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जा रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका एमआरएनए बना है 5' to 3' वाला, यहाँ पर आप देखेंगे CAU जहाँ लिखा है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टार्ट सिग्नल, और लास्ट में क्या होगा, क्योंकि ये रो इंडिपेंडेंट है तो रो है नहीं, तो इसके बीच क्या होगा, यहाँ पर हेयर पिन लाइक लूप बन जाएगा, और जैसे ही लूप बनेगा आपका क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज उससे अलग हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज है नहीं तो आगे के प्रोसेस होंगे नहीं, और यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन तो नाम से स्पष्ट है, दिस इज द डिपेंडेंट ऑन ए स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड रो प्रोटीन। क्या होगा, रो रो प्रोटीन। प्रोटीन कहलाएगा। द रो फैक्टर इज thought to bind to the RNA chain at RUT साइट, जिसे बोलेंगे रो यूटिलाइजेशन साइट। क्या बोलेंगे, RUT साइट, जिसे हम बोलेंगे रो, RUT साइट को बोलेंगे रो यूटिलाइजेशन साइट। तो इस साइट पे क्या होगा, ये साइटोसिन से रिच होगा एंड पुअर इन गुआनिन एंड स्लाइड along द स्टैंड टुवर्ड द ओपन कॉम्प्लेक्स बबल। ठीक है, when the rho factor catches the polymerase, it pulls the polymerase complex of the DNA strand and cause termination। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे ये आपका रो प्रोटीन जो है, ये रो प्रोटीन बाइंड कर लिया। अब रो प्रोटीन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, तो यहाँ पे एक साइट होगी जिसे बोलेंगे RUT साइट, जिसे बोलेंगे रो यूटिलाइजेशन साइट। तो ये किस पे बाइंड करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये डीएनए पे नहीं बाइंड कर रहा है, जो आपकी चेन बन रही है आरएनए की, जो नई चेन बन रही है उस पर एक साइट होगा जिसे बोलेंगे RUT साइट, जिसका नाम है रो यूटिलाइजेशन साइट।
अब उस साइट पे जैसे ही बाइंड करेगा फिर वो आगे जाएगा और वो क्या करेगा, रो फैक्टर कैचेस द पॉलीमरेज, इट पुल्स द पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स ऑफ, तो पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स को हटा लेगा और वैसे ही क्या हो जाएगा, डीएनए स्टैंड एंड काज द टर्मिनेशन। तो यहां पर टर्मिनेशन, तो यानी प्रोकैरियोट में आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके का टर्मिनेशन है, सिंपल तरीके का है, यानी कि रो इंडिपेंडेंट है और रो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में क्या होगा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें क्या होगा, आरयूटी साइट पे रो प्रोटीन या रो फैक्टर जाके बाइंड करेगा, तो वहां पर आपका ये रुक जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक जो है ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसके बाद होगा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये यूकैरियोटिक सेल से तो कॉम्प्लेक्स होता है, आप जानते हैं, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और ये अंदर आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो वहां से डीएनए से क्या बना, प्री एमआरएनए, फिर आरएनए बना, फिर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टेप और जुड़ जाएगा। वहां पर क्या था, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, अभी आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग भी होगी ना। तो उस प्रोसेसिंग को हम लोग इसमें जोड़ के पढ़ लेते हैं, हाँ भाई ठीक है ये भी हो रहा है। और वहां पर कपल्ड था, कपल्ड यानी कि रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाहर आएगा, जो चेन बनी है आरएनए की वो बाहर आएगी, फिर साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल जिसे बोलते हैं, वहां पर आपका क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, तो प्रोकैरियोटिक में आपने देखा था कि एक तरह का था और उसके डिफरेंट सब यूनिट्स थे ना। और लेकिन आपको यूकैरियोट में जैसे आप जाएंगे, तीन डिफरेंट टाइप के फॉरेन आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे। आरएनए पॉल वन, या आप कहिए आरएनए पॉलीमरेज वन, या आरएनए पॉल टू, और थर्ड। तो वन टू तीन तरह के होंगे। हाँ, ये ले रहा। तो वन का जो प्रोडक्ट होगा, यानी आरएनए पॉलीमरेज वन से बनेगा आरआरएनए, सेकेंड से बनेगा जैसे ये एमआरएनए हुआ। और एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर, और थर्ड से बनेगा 5s आरआरएनए और टीआरएनए। तो आपको मेजर जो ध्यान रखना है, वन से आरआरएनए बनेगा, दो से एमआरएनए बनेगा, और तीन से टीआरएनए बनेगा। बेटा ये है, डाल दे। वहां इसके पहले क्या था कि तीनों के लिए एक ही जिम्मेदार था, यूकैरियोट में तीनों के लिए अलग अलग जिम्मेदार है आरएनए पॉलीमरेज। All eukaryotic RNA polymerase are large protein appearing as aggregate of greater than 500 kilodalton. All RNA polymerase is a multi-subunit protein, लगभग 8 to 12 subunits. The two largest subunits are homologous to the bacterial beta prime subunits या beta dash subunits. In addition to the increased number of subunits, eukaryotic polymerase second differ from its prokaryotic counterpart in that it has a series of heptade repeats, the carboxy terminal domain या C carboxy terminal कह लें, of the largest polymerase second subunit. This CTD is brought substrate for the several kinase including the component of transcription factor second H and binding site for the white proteins. तो यूकैरियोटिक प्रमोटर जो होंगे, इसमें आप देखेंगे इनकैरियोटिक, द टर्म प्रमोटर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द सीक्वेंसेस दैट आर इंपॉर्टेंट इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन। ठीक है, these sequence not only include the core promoter, which is the site at which initiation complex is assembled, but also one or more upstream promoter element which lie upstream to the core promoter. तो ये आरएनए पॉलीमरेज वन का प्रमोटर है। तो इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज वन का जो प्रमोटर होगा, इट कंसिस्ट ऑफ कोर प्रमोटर स्पैनिंग द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट बिटवीन
न्यूक्लियोटाइड्स 45 -45 टू एंड +20 एंड एन अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट या यूसीई अबाउट 100 बेस पेयर फर्दर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में आपको देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो होगा, यहाँ पर देखेंगे -100 से लेकर 150 के बीच आप देखेंगे। इसके पहले आपका कोर प्रमोटर है जहां पर +1 लिखा है, इसके बाद आपका -45 से -100 और -100 से लेकर -150 के बीच आपका होगा यूसीई यानी कि अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, जो ये कहलाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 का प्रमोटर। क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंट पॉलीमरेज से डिफरेंट टाइप के आरएनए बन रहे हैं, तो इसलिए इसका देखो अलग अलग आप प्रमोटर थोड़ा सा देख लेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 3 का प्रमोटर है। इट इंक्लूड इंपॉर्टेंट सीक्वेंस एलिमेंट डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट। ठीक, अब आरएनए पॉलीमरेज 3 का प्रमोटर, सॉरी 2nd का प्रमोटर होगा, इससे आपका क्या बनेगा, एमआरएनए। तो यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, इसके पहले प्रिमनो बॉक्स था और यहां पर बोलेंगे, आप बोलेंगे टीए बॉक्स, जैसे बोलेंगे हॉगनेस बॉक्स ना। तो जीसी बॉक्स होता है, सीएएटी बॉक्स होता है और टीए बॉक्स होता है ना। तो ये आपका सिस एक्टिंग एलिमेंट कहलाएगा और इसके बाद वाला आपका कहलाएगा स्ट्रक्चरल जीन। तो ये आपका ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर। तो यहाँ पर सीएएटी बॉक्स एंड जीसी बॉक्स को हम कहेंगे बॉक्स आर द इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एलिमेंट इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन, इन्फ्लुएंसिंग जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड हेल्पिंग टू असेंबल द ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी एट द जीन प्रमोटर। और टीए बॉक्स क्या है, जिसे आप नॉर्मली आप लोग टाटा बॉक्स बोलते हैं, इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट इंडिकेट वेयर ए जेनेटिक सीक्वेंस कैन बी रीड एंड इनकोडेड। यहां से क्या होगा, जो आपका जेनेटिक सीक्वेंस होगा यहां पर रीड होगा और यहां से फिर डिकोडेड होगा। इनिशिएशन, तो इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड द प्रमोटर डायरेक्टली। यहां पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रमोटर से नहीं बाइंड करेगा, जबकि प्रोकैरियोट में आप देखेंगे डायरेक्टली बाइंड कर जा रहा था, सिग्मा फैक्टर आ रहा था, तो पहचान गया फिर बाइंड करके आगे बढ़ गया। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 एसोसिएट विद द 6 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिसे टीएफ कहते हैं। टीएफ का नाम है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2A, फिर बी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर एच। द ट्रांस एक्टिंग फैक्टर आर द प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड डायरेक्टली cis acting element and regulate its activity। तो यहां आप देखेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है टीएफ 2nd डी, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2nd डी। तो इसके साथ नाम लिखा है टीबीपी कंपोनेंट, जिसे बोलेंगे टाटा या टीए बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये 2 नाम लिखा हुआ है, एक है टीएफ 2nd डी, उसके बाद है टीएफ 2nd डी, टीएएफएस, इसे बोलेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएट फैक्टर। तो यहां आप गिनेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, लेकिन 6 ही होते हैं। ठीक, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2nd डी वाले का काम क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द टाटा बॉक्स या टीए बॉक्स एंड पॉसिबली इनिशिएटर सीक्वेंस ना, मतलब आईएनआर जो है वो इनिशिएटर है, फॉर्म ए प्लेटफॉर्म फॉर टीएफ 2nd डी के लिए। ठीक, जो दूसरा वाला है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी 2nd वाला है रिकॉग्निशन ऑफ कोर प्रमोटर रेगुलेशन ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो इन दोनों के काम स्पेसिफिक हो गए। फिर आगे होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2nd ए स्टेबलाइज टीबीपी यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड टीएएफ यानी टाटा बाइंडिंग एसोसिएट फैक्टर। तो ये क्या करेगा, जो ए वाला है वो स्टेबलाइज करेगा दोनों के। फिर आपका बी वाला आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2nd बी
इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ द स्टार्ट पॉइंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये आएंगे, फिर प्लेटफॉर्म देंगे, कोई पहचान करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो जो आपका बी वाला है, इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ द स्टार्ट पॉइंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो जो बी वाला है वो क्या करेगा, स्टार्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेगा। फिर एफ वाला आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एफ वाला है पॉलीमरेज सेकेंड को आएगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई आ गया, मॉड्यूलेट वेरियस एक्टिविटी ऑफ एच, तो एच की एक्टिविटी को भी ये देखेगा ई वाला। और जो एच वाला है, इन्फ्लुएंस प्रमोटर क्लियरेंस बाय फास्फोराइलेशन ऑफ सीटीडी, यानी कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द लार्जेस्ट सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। से हम लोग इसको और बढ़िया से समझ लेंगे। तो यहां पर आपका पहले आपका जो बन रहा है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या पीआईसी जिसे बोलेंगे। तो आप देखेंगे डीएनए का जो सीक्वेंस है उस पे एक जगह है आपका टीए बॉक्स, इसके बाद स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां से ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट पॉइंट होगा। इसमें टीबीपी यानी टाटा बाइंडिंग या टीए बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ सेकेंड एफ, सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी बाइंड्स टीए। तो पहले क्या होगा, जो टी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करके जाएगा कहाँ, फिर टीएफ सेकेंड ए एंड टीएफ सेकेंड बी बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी से बाइंड करेगा। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी ना। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई ओपन्स द डबल स्टैंड डीएनए, यानी ये कैसा काम करेगा, हेलिकेज की तरह काम करेगा और एटीपीएज की तरह काम करेगा। और टी सेकेंड जो है सेकेंड एच जो कंप्लीट करेगा कंप्लीशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको बस ये देखना है कि कौन ट्रांसक्रिप्शन किसके बाद यहाँ पूरा एकदम आया भी है, और आगे आप ये थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ जाएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी और टीबीपी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, और भी जो कॉम्प्लेक्स है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। टीए यहाँ पर है, फिर ये आपका टीबीपी आया और टीएएफ आया, फिर क्या आया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए आ गया, फिर ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड बी आया, फिर एफ वाला क्या कर रहा था, बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज में बताया था रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो आप देखेंगे कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ वाला है वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रिक्रूटमेंट कर रहा है, नहीं ला रहा है, देखो ये ले आया ना। फिर आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई मॉड्यूलेट वेरियस एक्टिविटी ऑफ एच ना। इसके बाद कौन सा आएगा, ये एच आ गया। अब ये आपका बन गया प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो आप फिर शुरू से अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को, पहले आपका क्या है भाई, डीएनए का सीक्वेंस है सिंपल सा, और टीए बॉक्स है, इतना आप ध्यान रखिए। पहले जो पढ़े इसको भूल जाइए ना, इसके पहले आपने जो पढ़ा उसको भूलिए। फिर यहाँ पर टीए है, उसके बाद आगे आपका टीबीपी और टीएएफ, यानी जहां पर टीबीपी यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएट फैक्टर, यानी ये डी वाला है ना, तो ये आ गया। फिर क्या आएगा, अब जो हाँ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स एंड पॉसिबली इनिशिएटर सीक्वेंस फॉर्म ए प्लेटफॉर्म फॉर टीएफ सेकेंड डी। इसका काम क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स एंड पॉसिबली इनिशिएटर सीक्वेंस। तो आप देखिए पहले ये आ गया आपका, क्या किया, रिकॉग्निशन ऑफ टाटा बॉक्स एंड पॉसिबली इनिशिएटर सीक्वेंस। इसके बाद क्या आया, ए वाला आया। ए वाला क्या कर रहा है, स्टेबलाइज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड टीएएफ, यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएट फैक्टर। तो पहला क्या किया, टाटा बॉक्स को पहचाना, एक लाइन याद रखिए, या इनिशिएट
इनिशिएटर सीक्वेंस को। दूसरा क्या किया, स्टेबलाइज किया टीबीपी और टीएएफ को। फिर आपका क्या आया, टीएफ सेकेंड बी, ठीक है। बी क्या करेगा, इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ स्टार्ट पॉइंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। देखो आगे बढ़ गया ना ये, थोड़ा सा स्टार्ट पॉइंट के लिए इन्फ्लुएंस करेगा ये। फिर आपका क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, यानी कि एफ वाला जो क्या करेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को ले आया, एफ वाला। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कौन क्या ला रहा है, कौन कैसे कर रहा है। फिर आपका क्या आ गया, ई आ गया, मॉडुलेट वेरियस एक्टिविटी ऑफ एच, यानी अगला वाला जो आएगा। फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच जो आएगा, इन्फ्लुएंस प्रमोटर क्लियरेंस बाय फास्फोराइलेशन ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो आरएनए पॉलीमरेज पे क्या होगा, फास्फोराइलेशन इधर हो जाएगा। तो फास्फोराइलेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, टीएफ सेकेंड एच इज ए प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी। अब आपको एच पे ध्यान रखना है कि प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी होती है टू फास्फोराइलेट सीटीडी, यानी कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, क्योंकि ये भी एक प्रोटीन ही है ना। तो कार्बोक्सी जो टर्मिनल होगा आरएनए पॉलीमरेज का, सी टर्मिनल डोमेन पे क्या होगा, फास्फोराइलेशन होगा। तो ओनली द फास्फोराइलेटेड आरएनए पॉलीमरेज कैन मूव टुवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम या स्टार्टिंग द इलोंगेशन फेज। तो भैया इनिशिएशन आपका इधर हो गया, इधर देखिए, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ठीक है। तो एच वाला आया, तो एच वाला क्या करेगा, एच वाला जैसे ही आएगा तो इसके सी टर्मिनस पर पॉलीमराइजेशन कर देगा। अब पॉलीमराइजेशन जैसे ही करेगा, उस पॉलीमराइजेशन के बाद ही आरएनए पॉलीमरेज आपका मूव्स टुवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये आपका जहां डीएनए लिखा हुआ है आपका दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना स्लाइड। यस सर। हाँ, तो जहां, अच्छा जो हम ये एरो कर रहे हैं ये दिख रहा है क्या, एरो दिख यस रहा है सर। क्या, हैं? यस सर, दिख रहा है sir। सर दिख रहा है। ठीक ठीक। तो जहां पर है ये आगे बढ़ जाएगा ना, तो आगे बढ़ जाएगा तो इलांगेशन फेज आपकी स्टार्ट हो गई। इलोंगेशन में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि द इलोंगेशन इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोट्स। लेकिन जब आपके एग्जाम में या कहीं आपको पूछा जाता है कि इलोंगेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट का लिखिए, तो आप इस स्टेप को ऐसे नहीं लिख देंगे कि भैया उसके जैसा ही होता है। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है और आगे की प्रोसेस कैसे हो रही है। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि ऐसा करो कि सर ने तो ऐसा बताया था तो हम भी ऐसे लिख दे रहे हैं। द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली सिंस दे आर सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आगे आपका अंतिम पॉइंट, यानी जिसे हम बोलेंगे टर्मिनेशन ना। टर्मिनेशन जो होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके टर्मिनेशन में आप देखेंगे द राइबोसोमल आरएनए जीन ट्रांसक्राइब बाय आरएनए पॉलीमरेज वन। तो आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज वन से आपका बनता है आरआरएनए ना, सबको पता है। वन से आरआरएनए, दो से एमआरएनए और तीन से टीआरएनए, यानी आरएनए पॉलीमरेज वन से आरआरएनए, सेकेंड से एमआरएनए और थर्ड से टीआरएनए। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, it contain a specific sequence of base pair, 11 base pair long in humans and 18 base pair in mice। तो ये अलग अलग दिया है कि ह्यूमन में कितना होता है और चूहे में कितना होता है। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए टर्मिनेशन प्रोटीन कॉल्ड TTF1। तो TTF1 जो है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज वन। तो यहां पर जो आपका टर्मिनेशन वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सिमिलर होगा किसके, सिमिलर टू द रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन इन बैक्टीरिया। क्या होगा, सर आपकी स्लाइड नहीं दिख रही। रवि सर अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है, रुक जाइएगा थोड़ा सा।
नेट की दिक्कत है क्या? तो आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। यस सर। यस सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। तो टर्मिनेशन आप जब यू कैरियोट में देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो टर्मिनेशन वाला होगा वो सिमिलर होगा रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जैसा कि आपने प्रोकैरियोट में देखा था। ठीक। दिस प्रोटीन बाइंड्स एट इट्स रिकग्निशन सीक्वेंस एंड ब्लॉक फर्दर ट्रांसक्रिप्शन। तो वहां पर बाइंड कर लेगी ये प्रोटीन जो TTF1 है, वो बाइंड कर जाएगी और आगे आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा, causing the RNA polymerase 1 to disengage from the template DNA strand and to release its newly synthesized RNA। वहां से क्या होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा, क्योंकि हम आरआरएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 की चर्चा करेंगे, तो 1 वाला क्या होगा, फिर वहां से डिसएंगेज यानी वहां से हट जाएगा और आपका जो नया वाला आरएनए बना होगा वो आपका निकल जाएगा वहां से। ठीक। The tRNA and 5S rRNA and structural RNA genes transcribed by RNA polymerase थर्ड जो है ये हैव नॉट इंटायरली अंडरस्टूड टर्मिनेशन सिग्नल। तो इसका पूरी तरह से अभी समझा नहीं गया है, क्योंकि आगे रिसर्च भी चल रही है, तो उसके बारे में जिक्र यहाँ डिटेल में करना संभव नहीं है। और अगला पॉइंट है द आरएनए ट्रांसक्राइब बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हैव ए शॉर्ट स्ट्रेच of 4 to 7 U reach at their 3' ends
रिजेंबल विद द रो इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट टर्मिनेशन। तो आपको ये देखना है कि जो थर्ड वाला है वो रो इंडिपेंडेंट जैसा आपका होता था वहां पर वैसा होगा। दिस somehow triggers RNA polymerase to both release the nascent RNA and disengage from the template DNA strand। तो वो हट जाएगा, उसके बाद आपका नया mRNA जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बन जाएगा। फिर पॉलीमरेज सेकेंड टर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रोटीन कोडिंग जीन इज फंक्शनली coupled with a RNA processing event in which 3' end of the nascent transcript undergoes cleavage and polyadenylation। तो यहां पर अब देखो, यहां पर क्या हुआ, तीन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इसके साथ साथ लेकिन आपको जब भी आप एग्जाम वगैरह में लिखिएगा तो इसको भी थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा ना, थोड़ा सा। तो हम भी यहाँ शार्ट में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ mRNA ना, तो mRNA आपका जो बनता है, तो mRNA को हम बोल देते हैं क्या कि भैया ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट है, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ mRNA आर कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, या प्री mRNA। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके एक्सॉन भी होंगे, इंट्रॉन भी होंगे। यानी क्या होगा कि आगे जब जाना है, क्योंकि इससे प्रोटीन बनना है, प्रोटीन बनना है तो हमें जिस स्पेसिफिक कोडॉन की जरूरत होगी वही चाहिए ना हमको। एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कि हमें कुछ भी बन जा रहा है। स्पेसिफिक प्रोटीन बनने के लिए स्पेसिफिक कोडॉन चाहिए, और जो कोड इसमें है, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा आरएनए को प्रोटीन की भाषा में अब पढ़ा जाएगा, यानी कि प्रोटीन की भाषा, यानी अब आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो यहां देखेंगे, द नेसेंट आरएनए आल्सो नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो जो बना है आपका, वो जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल है, वो भाई हमारा जो बना है यहाँ पर क्या है, वो रॉ मटेरियल है, नीड टू बी मॉडिफाइड टू बिकम फंक्शनल टीआरएनएस, आरआरएनएस एंड एमआरएनए। तो जब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा तो वो टीआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए बन आरआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए। द मॉडिफिकेशन इज क्रिटिकल टू यूकैरियोटिक सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA आर कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, hnRNA आर हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या प्री mRNA। तो तीनों सेम चीज है। तो hnRNA आपका जो है, hnRNA आर लार्जर देन द मेच्योर्ड mRNA बाई मैनी फोल्ड। तो जो आपका हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बना है, तो जो मेच्योर आरएनए जो हमें बाद में मिलेगा, जो हमें चाहिए ऐसा कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो hnRNA हमेशा बड़ा होगा किससे, जो हमको आरएनए चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो जो आरएनए आपका बना वहां पर वो अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल है क्योंकि आरएनए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जब आप पढ़ते हैं डीएनए की तुलना में, तो वो अनस्टेबल ही आप कहते हैं ना। तो उसके लिए क्या होता है, कैपिंग एट 5' 5' क्या होगा, कैपिंग होगी, और टेलिंग होगी कहाँ पर, पॉली ए टेल लगता है ना 3' एंड पे। तो ये दोनों क्या करेंगे, कैपिंग और टेलिंग क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज बनाते हैं कि आगे की प्रोसेस के लिए ये स्टेबल रहे। और mRNA स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में जब आप देखेंगे mRNA आपका बनेगा तो उसमें एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन। तो आपको क्या चाहिए, एक्सॉन चाहिए ना, एक्सॉन चाहिए। तो एक्सॉन से अब क्या है, आपका वहां पर इंट्रॉन भी है, यानी कि जो सीक्वेंस मतलब आवश्यकता नहीं होगी, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो एक्सॉन से एक्सॉन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लाइसिंग और आरएनए एडिटिंग। तो वहां पे क्या होगा कि कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। तो ये आपका हो गया कि कैसे जो है प्रोसेसिंग हो रही है, जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया है, तो हमें लास्ट में क्या होगा, क्योंकि इससे हमें अब क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो स्पेसिफिक जो हमें जरूरत है, या जो बॉडी की जरूरत है, जो सेल की जरूरत है, वही स्पेसिफिक प्रोटीन बने। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये आप लोग एक बार फिर शुरू से थोड़ा सा देख लेंगे।
बहुत ही बेसिक था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा। ठीक है, शुरुआत हम लोगों ने किया इंफॉर्मेशन फ्लो से, कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है एक दिशा में। फिर सेंट्रल डोगमा देखा हम लोगों ने। फिर सिमिलरिटी देखा, कैसी सिमिलरिटी है, तो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता था और दोनों में डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। शुरुआत कैसी हुई, कोडिंग स्टैंड था, नॉन कोडिंग था, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट। यहाँ पर आपने ये देखा। इसके बाद स्टार्ट पॉइंट, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, आप लोगों ने इसको देखा। इस डायग्राम में देखा कि +1 से शुरू करेंगे, अप स्ट्रीम की जब जाएगा तो -1 और डाउन की तरफ जाएगा तो +1 से। फिर यहाँ पर आप कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड पे आपका mRNA बनता है और डायरेक्शन होगा 5 to 3। फिर इसके बाद आपने देखा था प्रमोटर, जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और ऑपरेटिंग फ्रेम जिसे बोलते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ पे स्टॉप होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। आपने देखा सिंपल, वहां पर एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होगा जिसके डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, जिससे तीनों तरह के आरएनए बनेंगे। सब यूनिट्स हैं इसके, सिग्मा फैक्टर आया पहचाना। यहाँ पर आपके जो उनके काम है, कौन क्या करता है, इसको देखा हम लोगों ने। फिर आपका कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर बराबर होलो एंजाइम। आगे जाएगा तो रो हट जाता है, आगे आपका कोर एंजाइम ही प्रोसेस आगे बढ़ाता है। पहचान हुई उसकी। फिर प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। यहाँ पर आपने प्रिब्नो बॉक्स देखा प्रोकैरियोट में -10 रीजन पे। कंसेसिव सीक्वेंसेस देखा जो कि कंजर्व सीक्वेंस होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, 3 तरह की फेज होती है। इनिशिएशन हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ओपन हुआ 17 बेस पेयर। आगे प्रोसेस जो है ये सेम चीज है, वही चीज। इलॉन्गेशन होगा, इलॉन्गेशन में क्या होगा, रो फैक्टर अलग हो जाएगा और आगे का बढ़ेगा और 3OH ग्रुप मिलेगा, तो आपका आगे बॉन्ड बनता जाएगा और न्यूक्लियोटाइड जो है आगे बनते जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन बबल देखा था, जहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्स बने थे, यानी आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए सेगमेंट और आपका आरएनए जो नया वाला बना थोड़ा सा, वो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल था। टर्मिनेशन हो गया, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में देखा था आपने कि हेयर पिन लूप बना था, या हेयर पिन रिच जो है जीसी रिच रीजन था। यहाँ पर अन्य पॉलीमरेज अलग हो जाएगा। रो में क्या होगा, रो प्रोटीन आएगी जो कि RUT साइट यानी रो यूटिलाइजेशन साइट पे होगा। फिर उसको क्या करेगा, अन्य पॉलीमरेज को बाहर कर देगा भैया। जब वो निकल गया तो उसके बाद बंद हो गई प्रोसेस। यूकैरियोट में आपने देखा था कि उससे अलग होगा। आरएनए की प्रोसेसिंग भी यहाँ पर होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन के साथ साथ आरएनए प्रोसेसिंग भी होगी। डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज थे, 1 2 3। 1 का काम RNA, rRNA, 2 का mRNA, 3 का tRNA। उसके डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। यूकैरियोटिक प्रमोटर हो गया, 1 का प्रमोटर है ये, 3rd का है, ये 2nd का है। CAAT बॉक्स, GC बॉक्स और TATA बॉक्स। निशन फैक्टर आपने देखा था कि 6 तरह के होते हैं, ABD, FEH। तो H, इन सबके फंक्शन देखे आपने। एच का काम क्या था, पॉलीमर फॉस्फोराइलेशन, तो आगे बढ़ गया, ठीक। इलोंगेशन शुरू हुआ तो वो जैसा प्रोकैरियोट में था वैसा ही है। टर्मिनेशन हुआ, 1 के लिए जो है आपका रो डिपेंडेंट की तरह है, 3rd के लिए रो इंडिपेंडेंट की तरह है, और 2nd वाले के लिए ये है। प्रोसेसिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुआ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये रेफरेंसेस हैं, हमने कहाँ से अपना ये लिया, और ये Thank you guys. And I think all the students they will be by lecture. You have completely covered the process of transcription, the role of different enzymes, post-transcriptional modifications. The topic is very, very important for the exams as well as for their up. So I would revise the topic and pay their attention
I would like to thank Dr. Ravi sir for his nice. I would like to thank our head ma'am who leading this program. I would like to thank who joining the session and participating very nicely in this program. Thank you all of you. And I would like to say our head ma'am. Okay, थैंक यू मैम thank you all. Thank you, ma'am. तो साबुदाना आप Thank भी you, सो दो ma'am.